Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स चल रहा है और जो टॉपिक आज देखने वाले हैं हम वो है चुंबकीय पदार्थ के प्रकार, है ना। चुंबकीय पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं आज हम लोग इसको समझेंगे और बहुत बेहतरीन वीडियो होगी, लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। चुंबकीय पदार्थ के प्रकार। देखिए ऐसा है, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों में चुंबकीय गुण होता है। कोई भी पदार्थ है उसमें चुंबकीय गुण होता है। अब यह कैसे पता चला कि चुंबकीय गुण होता है? तो जब वैज्ञानिकों ने यह शोध किया कि चुंबकीय क्षेत्र में, एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी पदार्थ को लाया जाता है तो उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? उन पदार्थों पर पड़ता है ना। यह जो है एक प्रयोग करके देखा गया कि एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी भी पदार्थ को हम लेकर आते हैं तो उन पदार्थों पर प्रभाव पड़ता है। किसका? मैग्नेट का, चुंबक का असर उन पदार्थों पर पड़ता है। तो उन असर के हिसाब से, उस प्रभाव के हिसाब से पदार्थ को जो है 3 भागों में बांटा गया। अब आप समझ रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं? चुंबकीय पदार्थ के प्रकार, मतलब कि अब विशाल चुंबकीय क्षेत्र में जब अलग अलग पदार्थों को रखा गया तो सब पर मैग्नेट का इफेक्ट अलग अलग था, प्रभाव अलग अलग था। तो उस अलग अलग प्रभाव के आधार पर, है ना, पदार्थों को बांट दिया गया। किस प्रभाव के आधार पर? चुंबकीय प्रभाव के आधार पर पदार्थों को अलग अलग बांट दिया गया। तो क्या क्या बांटा भाई? तो सबसे पहले जो आपका आएगा वह है अनुचुंबकीय पदार्थ, है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। अभी हम लोग सब चीज देखेंगे, इसमें कोई बात नहीं। एक हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ, इसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा रूप जो, जब दूसरा इफेक्ट जो पड़ा वह दूसरा है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, इसको आप कह सकते हैं फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। और एक तीसरा पदार्थ जो मैंने कहा 3 भागों में बांटा गया, तो एक हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा लौह चुंबकीय पदार्थ और तीसरा हो गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसको हम लोग डाईमैग्नेटिक बोलते हैं। तीसरा हो गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसे एग्जाम में आता है, इसलिए हम इसको चाहते हैं कि आप अच्छे समझें। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये 3 हो गया, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ, है ना। तो पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और हो गया डाईमैग्नेटिक। तीनों को समझेंगे और बेहतरीन ढंग से समझेंगे, अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए, अब अनुचुंबकीय पदार्थ, जब एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थों को ले जाया गया तो सब पदार्थ की अलग अलग टेंडेंसी थी, अलग अलग प्रभाव, उस पर मैग्नेट का अलग अलग इफेक्ट था। उस इफेक्ट के बेसिस पर, उस अलग अलग प्रभाव के आधार पर चुंबकीय पदार्थों को 3 भाग में बांटा गया, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब यह जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसमें क्या होता है, जब अनुचुंबकीय पदार्थों को, है ना, जब अनुचुंबकीय पदार्थ को एक चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया गया, है ना, अनुचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया गया तो इसके विक्षेप की दिशा समांतर पाई गई। देखिएगा क्या हो गया, इसके विक्षेप की दिशा जो है समांतर पाई गई। अब देखिए इससे प्रश्न होता है, आप यहीं से ध्यान दीजिएगा, है ना। इसके विक्षेप की दिशा, विक्षेप की दिशा क्या होगी? तो ये होगी समांतर, समानांतर, पैरेलल। अब देखिए एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से बनता है कि जितने भी अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, जब उनको चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो उनकी दिशा क्या होती है? तो उनकी दिशा क्या होती है? उनके विक्षेप की दिशा क्या होती है? तो उनके विक्षेप की दिशा समानांतर होती है। एकदम बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ध्यान रखिएगा।
अब देखिए ये तो हो गया अणुचुंबकीय पदार्थ के संबंध में। अब यही प्रश्न अगर यदि हम इसको रोमन में एक नंबर कर देते हैं, ये तब अच्छा रहेगा। और देखिए अब यही चीज अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ के सामने आ जाए, है ना, इसके संदर्भ में आ जाए, किसके संदर्भ में, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के संदर्भ में अगर यदि आ जाए, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लटकाएंगे तो इसके विक्षेप की दिशा समकोणिक होती है। क्या होती है? समकोणिक। देखिए यहां लिखते हैं हम, इसके विक्षेप की दिशा, इसके विक्षेप की दिशा जो होगी ये क्या होगी मित्र? ये समकोणिक होती है। ये समकोणिक होती है। तो यहां से देखिए दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका तुरंत आ गया कि अगर यदि अणुचुंबकीय पदार्थ है तो उसको जब चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे तो उसके विक्षेप की दिशा क्या होगी? समानांतर होगी। और अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो उसके विक्षेप की दिशा क्या होती है? समकोणिक होती है। हो गया। अब देखिए, अब लौह चुंबकीय पदार्थ के संदर्भ में नहीं कहा हमने कुछ, तो आपको यह सवाल लगता होगा कि अगर अणुचुंबकीय संदर्भ में हुआ, प्रतिचुंबकीय संदर्भ में हुआ, तो लौह चुंबकीय के संदर्भ में क्यों नहीं हुआ? तो देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ जो है यह ओरिजिनल रूप से यह अणुचुंबकीय पदार्थ का ही एक रूप है। मतलब कि जो अणुचुंबकीय पदार्थ है मित्र, वही उसी अणुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत लौह चुंबकीय पदार्थ भी आते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है, अगर अणुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत लौह चुंबकीय पदार्थ आते हैं तो हे सर आपने जो है इस 2 नंबर में लौह चुंबकीय पदार्थ अलग टाइप से क्यों बताया? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि देखिए जो अणुचुंबकीय पदार्थ में जो गुण होता है और जो लौह चुंबकीय पदार्थ में गुण होता है, इस लौह चुंबकीय पदार्थ को रखा जा सकता है अणुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत ही। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है? अणुचुंबकीय पदार्थ का गुण बहुत ही ज्यादा कूट कूट के भरा होता है, और यही कूट कूट के भरे होने के कारण जो है इसकी एक अलग श्रेणी, एक अलग टेबल जो है इसका बनाना पड़ता है लौह चुंबकीय पदार्थ का, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। बात समझ में आई हम क्या कह रहे हैं? बात यह है कि ये लौह चुंबकीय पदार्थ के ही अंतर्गत आता है अणुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत ही आता है लौह चुंबकीय पदार्थ। लेकिन अणुचुंबकीय पदार्थ का गुण जो है लौह चुंबकीय पदार्थ में बहुत ज्यादा है ना। तो अब अगर लौह चुंबकीय पदार्थ में अणुचुंबकीय का पदार्थ गुण बहुत ज्यादा है तो ये इसके अंतर्गत आया कि नहीं? आया। लेकिन जो सामान्य लौह चुंबकीय पदार्थ है उससे ये अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें अणुचुंबकीय पदार्थ का गुण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसके लिए स्पेशल एक अलग श्रेणी बनाई गई जिसको लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नाम दिया गया। तो फिलहाल हम इसको भी देखेंगे। पहले अणुचुंबकीय पदार्थ को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या था कि इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे तो विक्षेप की दिशा क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। और दूसरा है, देखिए अणुचुंबकीय पदार्थ का दूसरा गुण है कि इन पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समान होती है। जिस तरह की, देखिए सबसे पहले इसमें बात समझिए कि इन पदार्थों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसको हम समझा देंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाह्य आरोपित चुंबकीय दिशा की ओर होती है। बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि जो अणुचुंबकीय पदार्थ है, इन पदार्थों के अंदर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की जो इन पदार्थों के अंदर दिशा होगी वह बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होती है। मतलब कि अगर कोई अणुचुंबकीय पदार्थ है ना, अगर कोई अणुचुंबकीय पदार्थ है और इसके अंदर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम मापना चाहेंगे, अगर अणुचुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जानना चाहेंगे, तो जो बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वही अणुचुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बात क्लियर है? समझिए, अगर यदि आप अणुचुंबकीय पदार्थ जो भी होगा इसकी अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जानना चाहें तो अणुचुंबकीय पदार्थ को जिस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वही दिशा किसकी होगी? अणुचुंबकीय पदार्थों के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र की वही दिशा होगी, सेम दिशा होगी। अर्थात अगर यदि आप किसी भी अणुचुंबकीय पदार्थ को
चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वही अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों क्या होगी? समान होगी, दोनों बराबर होगी। ये हो गया लौह चुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसको हम रेड लाइन से कर देते ताकि मिल ना जाए, दोनों लड़ जाएगा ना इसका गुण और हाँ तो ठीक है, चलिए ऐसे हो गया। अब देखिए एक जो तीसरा गुण इसका होता है, देखिए अब इसमें एक चीज है चुंबकशीलता, है ना, चुंबकशीलता जिसको आप परमिएबिलिटी बोलते हैं या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी बोलते हैं। चुंबकशीलता जिसको आप डिनोट करते हैं किससे? बताइए बताइए, पढ़ाया है हमने, जिसको आप म्यू से डिनोट करते हैं, है ना, म्यू से। चुंबकशीलता को म्यू से डिनोट करते हैं। और एक चौथा गुण है चुंबकीय प्रवृत्ति, हमने अगली कक्षा में बताया है मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। चुंबकीय प्रवृत्ति पढ़े हैं ना, चुंबकीय प्रवृत्ति को डिनोट करते हैं के से, है ना। यहां आप जानते हैं के बराबर आई बटे एच, जी वही है। तो इसमें जो चुंबकशीलता है और जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, ये दोनों ही चीजें किसमें? अनुचुंबकीय पदार्थों में, है ना। चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति दोनों ही क्या होती है? ये बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। मतलब कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाए कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ है इसकी चुंबकशीलता और इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति में क्या होता है, तो अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता अर्थात म्यू की वैल्यू और चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी अर्थात के की वैल्यू जो होती है ये बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। चलिए एक बात जो अनुचुंबकीय पदार्थों में और भी है, चलिए इसको भी देख लेते हैं पहले, फिर हम इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी क्या क्या हो सकता है वह भी देख लेंगे। देखिए जब अनुचुंबकीय पदार्थ जो भी होगा उसको जब आप चुंबकीय क्षेत्र में रख दीजिएगा, किसको? अनुचुंबकीय पदार्थ को, तो वहां पर जो बल रेखाओं की संख्या होगी वह अधिक हो जाएगी। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसके अंतर्गत अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थ को रख दें तो उस चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ को रखने के बाद बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। यह जब भी बढ़ने घटने की बात की जाए तो हमने बताया था ये किसके संदर्भ में होता है, तो हवा के संदर्भ में, मतलब हवा के बेसिस पे बात होता है। अगर यदि हमने कह दिया कि कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है, हम अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसके चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, तो आपको अपने आप समझ लेना है कि यह कहा जा रहा है किसके संदर्भ, किसके सापेक्ष में, तो हवा के जो है दर से कहा जा रहा है, मतलब हवा के कंपैरिजन से कहा जा रहा है। एकदम ये बात दिमाग में बांध लीजिए, ठीक है ना। तो अब अगर मतलब कि अगर यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में हवा है तो उसमें जितनी बल रेखाओं की संख्या होगी, और उसी चुंबकीय क्षेत्र में हवा के स्थान पर अगर कोई अनुचुंबकीय पदार्थ को रखेंगे तो वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना। ये एक गुण है अनुचुंबकीय पदार्थों की, अधिक बल रेखाएं गुजरेगी। यहां लिख देते हैं हवा की अपेक्षा अधिक चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। हवा की अपेक्षा अधिक चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। चुंबकीय बल रेखाएं, हवा की अपेक्षा अधिक चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी अनुचुंबकीय पदार्थों से, अनुचुंबकीय पदार्थों से। चलिए तो अनुचुंबकीय पदार्थों से हवा की अपेक्षा अधिक बल रेखाएं गुजरेगी, तो यह भी आपका एक गुण था जो अनुचुंबकीय पदार्थों में थी। और देखिए अब यह बात तो हो गई, अब है इसके एग्जाम्पल की बात, इसका उदाहरण क्या क्या होगा, किसका? अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन कौन सा होगा। देखिए खासकर जिस पदार्थों में ईयम, सोडियम, है ना, इस तरह का चीज जो है प्रत्यय पीछे लगा रहे तो आप समझ जाइएगा कि वह अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। जैसे मान लीजिए प्लेटिनम, अभी इसे हम स्टार्ट करते हैं, प्लेटिनम हो गया। दूसरा देखिए सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो है
अनुचुंबकीय पदार्थ है। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ये सब जो है अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। ये सभी क्या हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। तो अब देखिए, प्लेटिनम अनुचुंबकीय पदार्थ, सोडियम अनुचुंबकीय पदार्थ, पोटेशियम अनुचुंबकीय पदार्थ, एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ और ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो अब यहां से अब एक प्रश्न तो आपका क्लियर हो गया कि अनुचुंबकीय पदार्थों को अगर चुंबकीय क्षेत्र में लटका दें तो उसकी विक्षेप की दिशा क्या होगी? समांतर होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, मतलब जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, वही अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तीसरा है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है? बहुत कम। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता, जिसको आप कह सकते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी या परमिएबिलिटी, जो चुंबकशीलता होती है अनुचुंबकीय पदार्थों की पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो क्या होती है? बहुत कम होती है। और चुंबकीय प्रवृत्ति, जो मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी होती है चुंबकीय पदार्थों की पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, वह भी बहुत कम होती है। चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति दोनों ही कम होती है ना? ऑप्शन में दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन 1, जिसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, जिसकी चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है, जिसकी चुंबकशीलता कम होती है, जिसकी चुंबकशीलता बहुत कम होती है। तो जिसकी चुंबकशीलता बहुत कम होती है वह क्या होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ होती है। अभी हम तीनों को देखेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। और पांचवा प्रश्न होगा कि हवा की अपेक्षा अधिक चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी अनुचुंबकीय पदार्थों से। तो यहां पर आपसे प्रश्न दी जा सकती है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, है ना, उनमें क्या होती है? हवा की अपेक्षा अधिक चुंबकीय बल रेखाएं होती है। मतलब कि अगर हवा के स्थान पर चुंबकीय इस अनुचुंबकीय पदार्थ को रखेंगे तो वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी। यह जो है अनुचुंबकीय पदार्थ का गुण हो गया। इसके उदाहरण हो गए प्लेटिनम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। चलिए अब आते हैं लौह चुंबकीय पदार्थों की ओर। अब लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन सा होगा, इसको अब हम लोग देख लेते हैं ना। देखिए, अब जितना भी लौह चुंबकीय पदार्थ है, यह अनुचुंबकीय पदार्थ वाला गुण तो इसमें होगा ही होगा। किसमें? लौह चुंबकीय पदार्थ में। लेकिन कुछ अंतर भी है। देखिए अब क्या होता है, यह पदार्थ जो है चुंबकों द्वारा आकर्षित भी होता है तथा चुंबकित भी किया जा सकता है। कौन? लौह चुंबकीय पदार्थ जो है यह चुंबक द्वारा आकर्षित भी होता है ना, चुंबक द्वारा आकर्षित भी होता है और चुंबकित भी होता है ना। आकर्षण और चुंबकित का दोनों ही गुण इसमें पाया जाता है। किसमें? लौह चुंबकीय पदार्थ। अगर इसको चुंबक के करीब लाएंगे तो क्या होगा? यह आकर्षित भी होगा। लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित होगा और चुंबकित भी होगा। ठीक है। दूसरा जो इसका गुण है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, लौह चुंबकीय पदार्थ का, वह है वास्तव में ये हमने तो बताया ही था, वास्तव में जो है ये पदार्थ क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है? ये अनुचुंबकीय पदार्थ ही है। क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ ही है। लेकिन इसमें अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण इतने अधिक मात्रा में पाए जाते हैं कि इनको अलग श्रेणी में रखा गया है। अनुचुंबकीय पदार्थ का गुण बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको अलग श्रेणी में रखा गया है। उदाहरण के लिए, अगर बेटा बहुत ही अच्छा हो जाए, हर पिता चाहता है कि उसका बच्चा कामयाब हो, लेकिन अगर बेटा बहुत ज्यादा कामयाब हो जाए, अर्थात वह अगर जिंदगी के मूल मकसद को पकड़ने लगे, कैच करने लगे कि हमारा मूल मकसद मोक्ष है, अगर उस तरफ कदम बढ़ने लगे तो घर वाले डर जाते हैं। अगर उनकी शादी विवाह लगाने लगे और वो नहीं करने के लिए तैयार होता है, वो अगर जीवन में संन्यास को ग्रहण करना चाहता है, तो इससे भी माँ बाप परेशान हो जाते हैं। वो क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया। तो बहुत ज्यादा अच्छा होने से भी उसकी एक अलग कैटेगरी हो जाती है, बाकी भाइयों से उसकी जो दुनिया है वो अलग हो जाती है, उसकी एक श्रेणी अलग हो जाती है। तो वही कंडीशन जो है यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ की है। ये लौह चुंबकीय पदार्थ है तो अनुचुंबकीय पदार्थ का ही गुण, लेकिन इसमें जो कुछ खास गुण इतना ज्यादा हो गया चुंबक के प्रति कि इसको क्या कर दिया? एक अलग श्रेणी बनाना पड़ा। किसका? लौह चुंबकीय पदार्थ का। ओरिजिनल में ये है किसका? अनुचुंबकीय पदार्थ का ही एक पार्ट है। तो इसमें यह जो है, यह भी आप जान ही गए, वास्तविक में यह अनुचुंबकीय पदार्थ ही है। अनुचुंबकीय पदार्थ ही है एक तरह से, मान लीजिए इसको, किसको? लौह चुंबकीय पदार्थ को। लेकिन इसका गुण अनुचुंबकीय का ज्यादा हो जाने के कारण इसको एक अलग श्रेणी बनानी पड़ी। तीसरा पॉइंट है, इसका जो आपका जो चुंबकशीलता है और जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है यह बहुत अधिक होता है। देखिए इसकी अगर हम बात करें चुंबकशीलता की, यहीं पर जो है इसको अलग हो जाता है इससे। किससे? अनुचुंबकीय से।
चुंबकशीलता अर्थात म्यू, है ना, और चौथा में हो जाएगा चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति जिसको हम के से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों चीजें जो होती है ना, चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति, ये दोनों क्या होती है, बहुत अधिक होती है। किसकी? लौह चुंबकीय पदार्थों की। अधिक नहीं, बहुत अधिक। ये बात ध्यान में रखिएगा। और यहां देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या थी, चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत कम, और चुंबकीय पदार्थ में जो लौह चुंबकीय पदार्थ है इसमें चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो गया, बहुत अधिक हो गया। यही चीज जो है क्या कर दिया, इससे इसको अलग श्रेणी में डाल दिया, क्योंकि इसमें जो है अनुचुंबकीय पदार्थ का ज्यादा गुण है। तो चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति दोनों इसका डिफर है, इसमें बहुत कम होता है और इसमें बहुत ज्यादा होता है। चलिए पांचवा पॉइंट जो है इसका, उसको भी हम लोग देख लेते हैं लौह चुंबकीय का। तो वह क्या होगा, इसमें जो लौह चुंबकीय है ये उन्हीं पदार्थों में पाया जाता है जिसकी संरचना जो है क्रिस्टलीय होती है। क्रिस्टलीय संरचना जिसमें होगी वह जो है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा, और जिसकी संरचना क्रिस्टलीय नहीं होगी वह जो है नहीं। देखिए तो इसमें क्या होगा, उन्हीं पदार्थ जिनकी बनावट जो है विशेष प्रकार से क्रिस्टलीय, इसकी बनावट जो होती है, बनावट विशेष प्रकार से क्रिस्टलीय होती है। क्या होती है, क्रिस्टलीय, विशेष प्रकार से क्रिस्टलीय होती है। विशेष प्रकार से क्रिस्टलीय होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं लौह चुंबकीय पदार्थ के बनावट के बारे में, है ना। इसकी जो संरचना होती है, इसकी जो बनावट होती है वो क्रिस्टलीय होती है। आप कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ को देखेंगे तो वह उसकी संरचना कैसी होगी, क्रिस्टलीय होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको ऑब्जेक्टिव में जो है यह फंसा सकता है। ध्यान रखिएगा कि लौह चुंबकीय पदार्थ जो होगी उसकी बनावट क्या होती है, विशेष रूप से क्रिस्टलीय होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और छठा पॉइंट जो है कि द्रव और गैस की कोई विशेष बनावट नहीं होती, इसलिए ये कभी लौह चुंबकीय नहीं होते हैं। यहां पर एक बात जानना, यह जो द्रव और गैस के संबंध में भी जरूरी है, द्रव और गैस, यह समझ लेने के लिए अच्छा होगा कि द्रव और गैस की संरचना है ना क्रिस्टलीय नहीं होती है, क्रिस्टलीय नहीं होती है ना, क्रिस्टलीय नहीं होती है। इसलिए द्रव और गैस जो है लौह चुंबकीय पदार्थ में कभी भी नहीं आ सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक में वही सब्सटेंस आएगा जिसकी बनावट कैसी हो, क्रिस्टलीय हो, जिसकी संरचना कैसी हो, स्ट्रक्चर कैसा हो, क्रिस्टलीय हो। अब द्रव और गैस को अगर आप ले लेंगे तो द्रव और गैस की संरचना क्या कभी क्रिस्टलीय होती है? आप ही बताइए, नहीं होती है। इसलिए ये सब चीजें द्रव और गैस, लिक्विड और गैस जो है वह इसके अंतर्गत नहीं आएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत नहीं आएगा, उसको वहां पर काट दिया गया है। और देखिए इस श्रेणी में जो मूल रूप से आने वाला तत्व है ना, सातवां पॉइंट, इसमें मूल रूप से आने वाला जो तत्व है वह तीन ही है, और वो है, देखिए आपका इसका उदाहरण दे देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। सबसे पहले आपका हो जाएगा लोहा। लोहा देखे है ना धर्मेंद्र का, तो ये हो गया लोहा। एक हो गया कोबाल्ट, और एक हो गया निकेल। लोहा, कोबाल्ट और निकेल, ये तीन चीजें जो है ना, ये आ जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत। और एक चीज और आएगा, इन तीनों का जो अयस्क होगा वह, या इनके जो मिश्र धातु होंगे, और इनके मिश्र धातु, इनके मिश्र धातु को भी आप इनमें शामिल कर सकते हैं। ये सभी जो है ये आ जाएंगे लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत। तो यह बात आपको ध्यान में रख लेनी है। लोहा, कोबाल्ट और निकेल और इनके मिश्र धातु ये अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। अब देखिए मित्र, एक बात यहां पर समझिए पहले, लोहा, कोबाल्ट, निकेल में किसी की भी संरचना
जो है आपको लगता है कि अनक्रिस्टलीय है, अर्थात जो कि अक्रिस्टलीय है। तो लोहा की संरचना ये तो आप जानते ही हैं, फौलाद होता है, इसकी संरचना क्रिस्टलीय होती है, इसलिए लौह चुंबकीय भी है। कोबाल्ट, इसकी संरचना भी क्रिस्टलीय है। निकेल, इस तरह बोलना गलत होगा, क्योंकि अब इसका मतलब है जिसकी जिसकी संरचना क्रिस्टलीय है तो सबको लौह चुंबकीय होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जो जिसकी संरचना क्रिस्टलीय नहीं है वह जो है लौह चुंबकीय पदार्थ में कभी नहीं आएगा। कहने का मतलब है द्रव और गैस को छांटना है। द्रव और गैस जो है ये कभी भी लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत नहीं आएगा। इसका 3 ही उदाहरण है, लोहा, कोबाल्ट और निकेल। इन तीनों में जो है चुंबकशीलता का गुण बहुत अधिक है, इसलिए इन तीनों के लिए स्पेशल करके लोहा, कोबाल्ट और निकेल के लिए, है ना, फेरस, कोबाल्ट और निकेल, इन तीनों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई जिसको लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का नाम दिया गया। और ये चूंकि अब देखिए, अब लोहा, कोबाल्ट, निकेल को अगर आप अनुचुंबकीय में रखते हैं तो थोड़ा सा अंतर कर देगा। अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होती है, चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत कम होती है ना, लेकिन यहां पर क्या है, चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक है। तो ये इसी चीज के कारण जो है इसको थोड़ा सा अलग करके लौह चुंबकीय पदार्थ को अलग किया गया। ऐसे ये पार्ट तो अनुचुंबकीय पदार्थ की ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, है ना, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो है विक्षेप की दिशा समकोणिक होती है, और इसका जो दूसरा है, इसका अगर आप बात करेंगे, सॉरी, इसका जो अगर बात करेंगे इसकी चुंबकशीलता की, है ना, अर्थात चुंबकशीलता ये बहुत कम होती है। इस पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है, जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, वो क्या होती है, म्यू जिसको बोलते हैं आप, ये चुंबकशीलता क्या होती है, बहुत कम होती है। किसकी, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता जो है बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। और देखिए तीसरा चीज है जो भी, हाँ सॉरी, इसका हो गया। अब चुंबकीय प्रवृत्ति की बात कर लेते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति, तो इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है किसकी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, तो इसके चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको आप के से डिनोट करते हैं, है ना। चुंबकीय प्रवृत्ति के का मान जो होता है ये ऋणात्मक हो जाता है, इतना कम होता है कि ये ऋणात्मक हो जाती है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो क्या होती है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, वह ऋणात्मक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है किसकी, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की, है ना। चलिए और हो गया, इसको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है ना, किसको, जब डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो हवा की अपेक्षा जो है ये पदार्थ से होकर कम बल रेखाएं गुजरती है। मतलब कि जितनी बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में हवा के रहने पर गुजरती है उससे भी कम चुंबकीय बल रेखाएं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो हो जाती है। मतलब समझ रहे हैं, सीधा इसका उल्टा अनुचुंबकीय पदार्थ में, है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ में जब हम अब चुंबकीय पदार्थों को रखते थे तो यहाँ क्या थी, हवा की अपेक्षा अधिक चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, हवा की अपेक्षा कम चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, है ना। हवा की अपेक्षा कम चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, कम चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, मतलब कि जितना चुंबकीय बल रेखा पहले गुजर रही थी उससे क्या होगी, कम चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। अगर चुंबकीय क्षेत्र में हवा है, हवा में मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की जितनी संख्या होगी, अगर उसी चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी डाईमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रख देंगे तो उसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या हवा के स्थान पर उस पदार्थ को रखने पर और भी घट जाएगी। अर्थात चुंबकीय पदार्थ को रखने पर क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं संख्या हवा के कंपैरिजन में क्या होगी, और कम जाएगी। इसलिए क्या हो गया, यहां पर देखिए चुंबकशीलता इसकी बहुत कम है और चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है। देखिए यहां पर क्या है, चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति दोनों ही, सॉरी एक साथ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अलग अलग है। इसमें उन लोगों में तो एक जैसा था, इसमें चुंबकशीलता जो है वो क्या है, बहुत कम है, और चुंबकीय प्रवृत्ति जो आपका मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी है वह भी क्या है, निगेटिव है। तो आप जान ही रहे हैं इसकी दशा क्या है, हालत बहुत गंभीर है ना। इनका इलाज बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि चुंबकीय बल, हवा की अपेक्षा चुंबकीय बल रेखाएं
हवा की अपेक्षा कम चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, जितना हवा पर गुजरना चाहिए उससे कम गुजरेगी। ये हो गया। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन सा है एग्जाम्पल। तो देखिए अब इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, किसके अंतर्गत, प्रति चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत। इसमें देखिए आपका बिस्मथ है ना, बिस्मथ, और दूसरा हो जाएगा आपका एंटीमनी। देखिए ये उदाहरण जो है मित्र, ये भी याद रखिएगा, यही सबसे पूछ देता है कि ये कौन सा है प्रतिचुंबक। एंटीमनी कहेगा क्या है, प्रतिचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। तो एंटीमनी जो है ये प्रतिचुंबकीय है, ये आपको ध्यान में रखना हो गया। बिस्मथ, एंटीमनी, चांदी, तांबा, है ना, चांदी, तांबा, जिंक, सोना, सीसा, जिंक, सोना, सीसा भी जो है इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है सीसा, है ना। जल, अल्कोहल और हवा, जल, अल्कोहल और हवा, और हवा के साथ साथ हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन, ये सब जो है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, अर्थात डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो एक देखिएगा या एक बार ध्यान रख लीजिएगा, बिस्मथ, एंटीमनी, चांदी, तांबा, जिंक, सोना, सीसा, जल, अल्कोहल, हवा और हाइड्रोजन, ये सभी जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, अर्थात डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो चलिए अब हम करते हैं, आपसे पूछते हैं प्रश्न और आप बताइए हमको आंसर। अगर आपने तीनों ही पदार्थों को, अनुचुंबकीय पदार्थों को, है ना, लौह चुंबकीय पदार्थों को और प्रतिचुंबकीय पदार्थों को अगर पढ़ लिया तो अब हमको आंसर दीजिएगा जो हम आपसे पूछेंगे। हम पूछते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, है ना, और चुंबकशीलता क्या होती है। तो अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकशीलता बहुत कम होती है ना। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत कम होती है। लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बहुत कम होती है और चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। सबसे पहले इन तीनों को अगर आप समझ लीजिएगा तो बहुत आसान होगा, है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता बहुत कम होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति भी बहुत कम होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है और लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति भी बहुत अधिक होती है। इसमें बहुत कम था, अनुचुंबकीय पदार्थों में बहुत कम था, लौह चुंबकीय पदार्थों में बहुत अधिक हो गई, और चुंबकीय जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ था इसमें चुंबकशीलता बहुत कम हो गया और चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक हो गई। तो यह चीज सबसे पहले तो आप याद रख लीजिए, ये हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके सामने पूछा जाएगा और आप फंस जाइएगा, ध्यान रखिएगा इसको। अब हो गया, अनुचुंबकीय पदार्थ में जो है विक्षेप की दिशा समांतर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में विक्षेप की दिशा समकोणिक, है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ में अगर आप गौर से देखिएगा सब याद हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ में अगर अनुचुंबकीय पदार्थ में अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को लटका देंगे तो उसके विक्षेप की दिशा समांतर होगी, और किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लटका देंगे उसके विक्षेप की दिशा समकोणिक होगी। यह भी हो गया आपका। अब देखिए एक प्रश्न यहां पर भी था कि हवा की अपेक्षा अधिक चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी किससे, अनुचुंबकीय पदार्थों से। ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है पूरी तरह से मर गया है, इसमें जो है हवा की अपेक्षा कम चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, हवा की अपेक्षा कम चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। और यहां देखिए हवा की अपेक्षा अधिक चुंबकीय बल रेखाएंगे। जब आप अनुचुंबकीय पदार्थ में ये देख रहे हैं हवा की अपेक्षा अधिक चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, तो लौह चुंबकीय पदार्थ से क्या आशा करते हैं, इसमें हवा की अपेक्षा और भी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, है ना। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, हवा की अपेक्षा, है ना, कम चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है। जितना हवा चुंबकीय क्षेत्र में जितनी हवा से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है उससे भी कम इन पदार्थों को रखने के बाद चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है। ये तो पूरा कूल खानदान का नाम नीचे कर दिया। तो इस तरह से याद रखिएगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है उसकी आपको विशेषता ध्यान में रह जाएगी। तो मित्र अब हमको लगता है कि आपको, हाँ, एक लौह चुंबकीय पदार्थ में विशेष बात थी कि इसकी जो बनावट होती है वह क्रिस्टलीय होती है। अरे भाई समझने वाली बात है, लोहा कोबाल्ट और निकेल होगा तो ये जानते ही हैं लोहा कितना हैवी चीज है,
कोबाल्ट और निकेल उससे कम है क्या? तो ये सब एक फैमिली से है, और ये पूरी की पूरी जो है ना एक क्रिस्टलीय संरचना वाला, आप इसके नाम से ही लग जाता है, तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आएगा। द्रव और गैस की संरचना क्रिस्टलीय नहीं होती, तो यह भी आप समझ ही गए, तो हो गया। अब हमको लगता है कि आप सारी बातें आपके सामने आ गई। हाँ, अणुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है? प्लेटिनम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ये सब जो है अणुचुंबकीय पदार्थ है। प्लेटिनम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ये अणुचुंबकीय है। लौह चुंबकीय का तो बहुत सब है, आप जानते ही हैं। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में बिस्मथ, एंटीमनी, चांदी, तांबा, जिंक, सोना जो है, सोना भी आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। सीसा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। जल, देखिए पानी, जल भी क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अल्कोहल है ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। और हवा भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। और हौ से हवा, हौ से हाइड्रोजन, ये दोनों ही क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इधर तो आप बहुत सही है, लोहा, कोबाल्ट और निकेल आपका जो लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आएगा। तो मित्र, हमको लगता है कि आज हम समझ गए कि चुंबकीय पदार्थ के प्रकार क्या क्या होते हैं, और कौन कौन से लौह चुंबकीय, अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, इन चीजों को हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा। तो यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।